हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ इन द फॉलोइंग। फ्रॉनहोफर लाइंस अपीयर ब्राइट ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें यह बताना है कि फ्रॉनहोफर लाइंस जो हैं टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान ब्राइट क्यों अपीयर होती हैं, और ये हमें बताना है किरचॉफ लॉ का इम्प्लीकेशन उपयोग करते हुए। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम यूज करेंगे की कंसेप्ट के रूप में किरचॉफ लॉ को। तो यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो एमिसिव पावर होती है एंड जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, उन दोनों का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा सभी सब्सटेंसेज के लिए। तो ये हमारा क्या रहता है, किरचॉफ लॉ रहता है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको कि ये किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर for the radiation of a given wavelength is constant for all substances at the same temperature and this constant is equal to emissive power of a perfect black body for same wavelength and temperature तो इस स्टेटमेंट के द्वारा क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एमिसिव पावर होगी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगी, इन दोनों का रेशियो उस टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट रहता है। तो यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर को बोल देता हूँ ई लैम्डा, एंड उसी सेम वेवलेंथ के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है उसको मैं बोल देता हूँ ए लैम्डा, तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के, जो कि सेम वेवलेंथ एंड सेम टेम्परेचर पे हमें मिल रही है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है किरचॉफ लॉ का। इस स्टेटमेंट से यहां से हम पता लगा सकते हैं कि जो एमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एब्जॉर्प्टिव पावर के। यदि एमिसिव पावर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगी, यानी कि जो गुड एमिटर है वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा। कोई सब्सटेंस यदि किसी वेवलेंथ को अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उस वेवलेंथ को अच्छा एमिट भी करेगा। तो ये यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर जो होता है वो गुड एमिटर भी होगा, क्योंकि वो उस वेवलेंथ को अच्छा एमिट भी करेगा जिस वेवलेंथ को वो अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की,
तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि फ्रॉनहोफर लाइंस जो हैं टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान ब्राइटर क्यों दिखाई देती है। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि फ्रॉनहोफर लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रॉनहोफर लाइंस, फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होती है? ये सन की लाइट का लाइन स्पेक्ट्रम होती है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सन्स लाइट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सन्स लाइट, सन की लाइट का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास क्या होती है? फ्रॉनहोफर लाइंस होती हैं। ये किस प्रकार से बनती हैं ये देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो फोटोस्फीयर होता है एंड एक क्या होता है? क्रोमोस्फीयर। यदि मैं यहाँ पे सन को बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास मान लेता हूँ सन है, तो इसका जो इनर पोर्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा? ये रहता है फोटोस्फीयर, ये रहेगा फोटोस्फीयर। और जो आउटर पार्ट है ये हमारे पास रहता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। अब जो फोटोस्फीयर है उससे वेवलेंथ्स एमिट होती हैं, एमिट डिफरेंट वेवलेंथ्स, एमिट डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये क्या करता है? डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट करेगा। और क्रोमोस्फीयर के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास वेपर होती है पार्टिकल्स की, वेपर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है जिसकी वजह से सन के नियर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, और तो पार्टिकल्स की क्या बन जाएगी? वेपर बन जाएगी। और ये वेपर जो होती है फोटोस्फीयर के द्वारा जो वेवलेंथ्स एमिट की जाती हैं उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। वेपर ऑफ पार्टिकल एब्जॉर्ब वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। वेवलेंथ फ्रॉम फोटोस्फीयर, वेवलेंथ फ्रॉम फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर से जो वेवलेंथ आ रही है उसका कुछ पोर्शन ये जो वेपर होती है पार्टिकल्स की ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम के अंदर हमें डार्क लाइंस मिलती हैं। ड्यू टू this absorption we get dark lines, in line spectrum, और ये जो डार्क लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? ये लाइंस ही हमारे पास फ्रॉनहोफर लाइंस कहलाती हैं। फ्रॉनहोफर लाइंस ये कहलाती हैं। तो ये हमारे पास होती हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। अब बात करते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स की। टोटल सोलर एक्लिप्स की यदि बात की जाए, टोटल सोलर एक्लिप्स, उससे पहले बेसिकली ये जो फ्रॉनहोफर लाइंस हैं ये कहाँ पे हम प्राप्त करते हैं या इनको गेट किया जाता है? अर्थ के ऊपर। सबसे पहले इन जो फ्रॉनहोफर डार्क लाइंस हैं या स्पेक्ट्रम है जो अर्थ के ऊपर गेट करते हैं। और जो अब टोटल सोलर एक्लिप्स की बात करें तो इस टाइम क्या होता है कि मून जो होगा वो कवर कर लेगा फोटोस्फीयर को। मून जो है टोटल फोटोस्फीयर को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो फोटोस्फीयर से डायरेक्ट हमारे पास कोई लाइट आएगी नहीं। मून कवर्स फोटोस्फीयर, मून कवर कर लेगा फोटोस्फीयर को। सो वी गेट लाइट फ्रॉम क्रोमोस्फीयर्स, सो वी गेट रेडिएशंस फ्रॉम particles from vapor of chromosphere, which are absorbed from photosphere। जो लाइट्स जो रेडिएशन फोटोस्फीयर की जो रेडिएशन क्रोमोस्फीयर के वेपर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब की थी वो रेडिएशन अब हमें मिलती है। तो जो पहले डार्क लाइंस मिल रही थी इस कारण से अब हमें ब्राइट फ्रॉनहोफर लाइंस मिलती है। ब्राइट
फ्रॉनहोफर लाइंस, ब्राइट फ्रॉनहोफर लाइंस। तो पहले क्या किया था, इन वेपर पार्टिकल्स ने फोटोस्फीयर की जो वेवलेंथ थी इनको ऑब्जर्व कर लिया, और इस कंडीशन के अंदर जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है उस टाइम जब हमारे पास फोटोस्फीयर की डायरेक्ट वेवलेंथ हमें नहीं मिलती, तो क्रोमोस्फीयर ने जो ऑब्जर्व करी थी वेवलेंथ वो इस कंडीशन के अंदर ये एमिट करना स्टार्ट करता है, और ये वेवलेंथ हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ब्राइट फ्रॉनहोफर लाइंस मिलती हैं। तो ये इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.